नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका कलाम की इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कलाम की टीम जो है पूरे विश्वास के साथ, पूरी प्रामाणिकता के साथ, पूरे उत्साह और उमंग के साथ हर बार कुछ नई चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत कर रही है ताकि आरएस 2021 के एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए आप कलाम के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत बेहतर कर सकें। इसी कड़ी में दोस्तों आज हम एक और नए प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इस आरएस का जितने भी प्रीवियस पेपर का एनालिसिस है उसमें स्पेशली आज में जो है आधुनिक भारत के इतिहास के कुछ प्रश्नों को लेकर आऊँगा जिसमें किस प्रकार से एग्जाम में आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। साथ ही साथ आरएस के जो प्रीवियस पेपर्स हैं उसमें शिक्षा पर, राज्यों के पुनर्गठन पर, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन पर, राष्ट्रीय आंदोलन पर किस प्रकार से प्रश्न बने हैं उसका हम एनालिसिस यहाँ पर करें ताकि भविष्य में एक तो हम ये देख सकें कि वहाँ पर प्रश्न किस प्रकार से बन रहे हैं और फिर क्या उनके रिपीट होने की संभावनाएं हैं क्या, और यदि उनके रिपीट होने की संभावनाएं हैं तो हमें किस प्रकार से वहाँ पर बहुत बेहतर तरीके से काम करना चाहिए। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो स्पेशली दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, आरएस प्रीवियस पेपर एनालिसिस, जिसमें आरएस प्री एग्जाम जो है स्पेशली 2021 को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये काम किया जाएगा। आरएस प्रीवियस 2021 को ध्यान रखते हुए ये स्पेशली वर्क यहाँ पर होगा जिसमें सबसे पहले दोस्तों एक एक क्वेश्चन को हम लेंगे और उसका एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे कि वहाँ से आपके एग्जामिनेशन में किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। और एक प्रश्न जैसे आप देखिए जो आरएस 2021 का नया सिलेबस है उस आरएस 2021 के नए सिलेबस में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से पहले भी प्रश्न पूछे गए हैं और चूंकि उन टॉपिक्स को इस बार स्पेशली आरपीएससी ने शामिल किया है इसलिए वहां से प्रश्न बनने की संभावनाएं और अधिक है। तो उसको हम पूरा विश्लेषण में आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। इस क्रम में आज हम देखते हैं सबसे पहले जैसे आप देखिए आरएस 2013 के अंदर आरएस 2013 में एक क्वेश्चन पूछा गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था और पूरे नंबर लाए जा सकते हैं। यहां पर आप देखोगे भारत में औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित था। अधिकांश लोग सोचेंगे कि ये बेसिकली विज्ञान का होगा, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत जो है इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप इंग्लिश में जरूर देखें क्योंकि ये आपको हिंदी में टिपिकल लग रहा है। इसी को हम कहते हैं डाउनवार्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। यहीं पर इसी को हम कहते हैं डाउनवार्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का संबंध किससे है। तो दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है और ये जो है इसका संबंध बेसिकली रेल, शिक्षा, सिंचाई और गरीबी। तो आप लोग ध्यान रखना इसका संबंध जो है वो शिक्षा से है। अब आप कहोगे सर आरएस 2013 में शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया और आप देखिए आरएस 2021 का जो नया संशोधित पाठ्यक्रम है उसमें शिक्षा को स्पेशली फोकस किया गया है। इसलिए मेरा अपना निजी तौर पे मानना है, व्यक्तिगत रूप से मानना है और कलाम की टीम ने जो रिसर्च किया है उसके आधार पे मैं कह सकता हूं कि इस बार भी आरएस 2021 में फिर एक बार शिक्षा पर आपका प्रश्न बन सकता है। वो प्रश्न किस प्रकार से बनेंगे दोस्तों, तो यहां पर उसको हम देखने का प्रयास यहां पर करें तो शिक्षा संबंधी और वो भी स्पेशली पाश्चात्य शिक्षा की बात करें। यहां पर सबसे पहले वेस्टर्न एजुकेशन की बात करें तो पाश्चात्य शिक्षा से कौन से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं उसको स्पेशली यहां पर फोकस किया जाए। इस क्रम में सबसे पहले आप देखिए वेस्टर्न एजुकेशन के ऊपर भारत में एक कंपनी व्यापार के लिए आई। उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी और उस कंपनी ने अपनी राजनीतिक शुरुआत 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल से की और बंगाल से करने के बाद आरंभ में उन्होंने भारतीय शिक्षा और संस्कृति में किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की। आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों के द्वारा भारत में शिक्षा के क्षेत्र में उठाया गया पहला कदम कौन सा था। तो दोस्तों यहां पर आप लोग ध्यान रखना इसका उत्तर जो होगा वो बेसिकली होगा नंबर 1 1781 के अंदर। और ध्यान रखना उस समय कौन था बंगाल का गवर्नर जनरल, तो नाम था वारेन हेस्टिंग। और यहाँ पर फिर एक आपका क्वेश्चन बनेगा कि वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी। तो आप लोग ध्यान रखना कलकत्ता में
कलकत्ता मदरसा की स्थापना जो है ये बेसिकली एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चूंकि शिक्षा वेस्टर्न एजुकेशन पहली बार स्पष्ट रूप से आपके सिलेबस में जुड़ा है, इसलिए 2021 के इस एग्जाम में शिक्षा पर आपका क्वेश्चन बन सकता है। और मेरा अपना मानना है कि आपसे पूछ सकते हैं कि पहला कदम कौन था जो अंग्रेजों के द्वारा भारत में उठाया गया, तो उसमें आपका नाम आएगा 1781 में वारेन हेस्टिंग के द्वारा कलकत्ता में कलकत्ता मदरसा की स्थापना। हो सकता है यहीं से आपका ये क्वेश्चन इस रूप में पूछा जाए कि इन्होंने कलकत्ता मदरसा की स्थापना क्यों की। तो दोस्तों ध्यान रखना, भारत में अंग्रेजों के शासन से पहले मुगल शासन था और मुगल शासन में जो अधिकांश कानून थे वो अरबी और उर्दू के अंदर थे और प्राच्य जो भारत के कानून थे वो संस्कृत भाषा के अंदर थे। इसलिए उन कानूनों की व्याख्या के लिए उन्हें एक ऐसा लिपिक वर्ग चाहिए था जो उनकी मदद कर सके। इसलिए 1781 में उन्होंने कलकत्ता में कलकत्ता मदरसा की स्थापना इसी पॉइंट ऑफ व्यू से की थी। इसी प्रकार आप देखोगे 1791 में जोनाथन डंकन, ये एक ब्रिटिश अधिकारी था जो बेसिकली बनारस में ब्रिटिश रेजिडेंट के रूप में लगा हुआ था। और जोनाथन डंकन जो है ये बेसिकली संस्कृत कॉलेज की स्थापना करता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और संस्कृत कॉलेज की स्थापना दोस्तों इसलिए की गई थी ताकि संस्कृत कॉलेज के माध्यम से एक ऐसा वर्ग वो तैयार कर सके ताकि हिंदू कानूनों की बेहतर तरीके से व्याख्या करने वाला लिपिक वर्ग तैयार हो सके। तो यहां पर एक फिर पॉइंट आएगा 1791 जोनाथन डंकन के द्वारा संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। इस कड़ी में आप कहोगे सर कोई ऐसा क्वेश्चन बनाइए जो हमें जाते ही मिल जाए। तो 2 पॉइंट से, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के हिसाब से भी और एक शिक्षा के क्षेत्र में अगर अंग्रेजों का सबसे बड़ा कदम था तो वो था 1813 का चार्टर एक्ट। और ध्यान रखना 1813 की चार्टर एक्ट के द्वारा पहली बार ब्रिटिश ने 1 लाख रुपए का फंड जो है वो बेसिकली शिक्षा के लिए आवंटित किया था। तो यहां पर इस पॉइंट को ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन आप कैसे बन सकता है कि वो पहला कौन सा कानून था जिस कानून के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख का फंड जारी किया गया। तो आपका उत्तर होगा 1813 का चार्टर एक्ट। लेकिन इसी से निकलता हुआ एक आपको पता होगा यहां से एक क्वेश्चन और बनता है और वो प्रश्न था कि शिक्षा का ये इतना बड़ा फंड जारी होने के बाद भी ब्रिटिश में आपस में इस बात को लेकर मतभेद रहा कि भारत में कौन सी शिक्षा दी जाए और जो शिक्षा दी जाए उस शिक्षा का माध्यम क्या हो। और दोस्तों ध्यान रखना, इसी को इतिहास में कहते हैं आंग्ल प्राच्य विवाद। यहां पर एकदम सिंपल आपका क्वेश्चन बन सकता है कि आंग्ल प्राच्य विवाद से आप क्या समझते हैं शिक्षा संबंधी। ये जो मैंने क्वेश्चन आपके लिखे हैं वेस्टर्न एजुकेशन पर, ये 4 पॉइंट अभी आपको दिए हैं। इन 4 पॉइंट में आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया, आंग्ल प्राच्य विवाद से आप क्या समझते हैं। तो और या फिर सीधा क्वेश्चन जैसे 2013 में पूछा गया कि अधोमुखी निस्यंदन के सिद्धांत का संबंध किससे है, शिक्षा से। ऐसे ही आपसे पूछ सकता है आंग्ल प्राच्य विवाद का संबंध किससे था, ए देशी रियासतों से, बी शिक्षा से, सी सामाजिक सुधारों से और डी राजनीतिक सुधारों से। तो आपका सीधा उत्तर होगा शिक्षा संबंधी। आप लोग ध्यान रखना, आंग्ल प्राच्य विवाद क्या था, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा पहली बार शिक्षा के क्षेत्र में 1 लाख का फंड जारी किया गया था। परंतु यह फंड किस माध्यम पर खर्च किया जाए और कौन सी शिक्षा पर खर्च किया जाए, इसको लेकर ब्रिटिश में आपस में जो विवाद हुआ उसी विवाद को इतिहास में आंग्ल प्राच्य विवाद के नाम से जाना जाता है। और इसमें एक वर्ग ऐसा था जिसको हम कहते हैं प्राच्य वर्ग। जो प्राच्य वर्ग था उसमें जो स्पेशली नाम यहाँ पर आता है वो आता है एस.टी. प्रिंसेप और एच.एच. विल्सन। इनका मानना था कि भारत में जो प्राचीन शिक्षा है अर्थात जो वैदिक शिक्षा है, जो पुराने काल से चली आ रही है, वही शिक्षा संस्कृत भाषा में या अरबी भाषा में प्रदान की जाए। जबकि एक वर्ग था उसका कहना था कि भारत में शिक्षा का माध्यम जो है वो लोकल लैंग्वेज होना चाहिए। इसमें था मुनरो और एल्फिंस्टन। लेकिन सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में वो कौन सा वर्ग था और उस वर्ग का नेतृत्व कौन कर रहा था जिसने कहा कि भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए और भारत में वेस्टर्न एजुकेशन दी जानी चाहिए। तो इसका उत्तर होगा लॉर्ड मैकाले।
मेरी बात को याद रखना, लॉर्ड मैकाले। तो ध्यान रखना, आपसे पूछे कि आंग्ल प्राच्य विवाद का संबंध किसके साथ में था, तो यहां पर इसका संबंध जो है वो बेसिकली शिक्षा के साथ में था। फिर एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आंग्ल प्राच्य विवाद का समाधान किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था, तो यहां पर फिर आपका उत्तर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा इस विवाद का समाधान किया गया था। और उसने समाधान करने के लिए क्या किया दोस्तों, तो आप लोग ध्यान रखना, उसने लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था। और इस कमेटी की जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में कहा कि भारत में पाश्चात्य शिक्षा को ही अंग्रेजी माध्यम में दिया जाना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको याद रखना है। लॉर्ड मैकाले ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी, तो दोस्तों ध्यान रखना, फरवरी 1835 के अंदर लॉर्ड मैकाले की रिपोर्ट आती है। और एक बार मैंने अभी देखा था कल परसों, आरएस में नहीं पूछा गया है, लेकिन चूंकि वेस्टर्न एजुकेशन को पहली बार स्पष्ट रूप से दिया गया है, तो आपका क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि वह कौन सा ऐसा ब्रिटिश अधिकारी या इतिहासकार था जिसने यह कहा कि हमें एक ऐसा वर्ग तैयार करना है जो सोचने समझने के दृष्टिकोण से अंग्रेजों जैसा हो और दिखने में भले ही भारतीय हो। तो आपका उत्तर होगा लॉर्ड मैकाले। साथ ही साथ एक पॉइंट और ध्यान रखना दोस्तों, यहीं पर लॉर्ड मैकाले यह भी कहता है कि अरब जगत और भारत की जितनी भी पुस्तकें हैं उन सबको इकट्ठा कर लिया जाए तो यूरोप की किसी एक लाइब्रेरी की किसी एक कक्ष के बराबर नहीं है। मतलब उसकी संकीर्णता आप देखिए कि उसकी संकीर्णता हमारी शिक्षा के संबंध में कैसी थी। और ध्यान रखना, आज हम देखते हैं कि आज हमारी शिक्षा का मेन आधार जो है वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न एजुकेशन है और मीडियम जो है इंग्लिश बना, उसके लिए कौन सी कमेटी रेस्पॉन्सिबल थी, तो उत्तर होगा लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी वो कमेटी इसमें रेस्पॉन्सिबल थी। इसी प्रकार ये 4 क्वेश्चन तो आपको ध्यान रखने हैं दोस्तों, क्योंकि ये टॉपिक जो है पाश्चात्य शिक्षा, ये आपके 2021 में स्पेशली जुड़ा है और मेरा अपना मानना है कि ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए इन 4 पॉइंट के अलावा 4 पॉइंट मैं आपको और बता रहा हूं जो आपको याद रखने हैं। वो आएगा इसी में एक पॉइंट आएगा 5वां, और 5वां पॉइंट जो है वो आप लोग ध्यान रखना, 5वां जो है वो आपका आएगा, जैसे ये पूछा गया अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत क्या है और किससे संबंधित है, तो मैंने आपको कहा ये बेसिकली शिक्षा से संबंधित है। हो सकता है इस बार ये प्रश्न वापस रिपीट हो जाए और आपसे ये पूछ ले कि अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत जो था ये किसके समय लागू किया गया था, तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, उस समय लॉर्ड ऑकलैंड भारत का गवर्नर जनरल था, उसके समय इसको लागू किया गया था। लॉर्ड ऑकलैंड के समय इसको लागू किया गया था। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। आप कहोगे सर ये क्या था, इसका उद्देश्य था अंग्रेज चाहते थे कि भारत में पाश्चात्य शिक्षा का व्यापक स्तर पर विस्तार हो, इसलिए उन्होंने कहा कि भारत में सबसे पहले उच्च वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग को शिक्षित किया जाए और फिर शिक्षा छन छन कर निम्न मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग तक पहुंचे। इसी सिद्धांत को इतिहास में अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत अर्थात डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार दोस्तों एक क्वेश्चन आपका और बन सकता है जो एग्जाम में आया था, और वो है आपसे पूछे कि निम्नलिखित शिक्षा रिपोर्ट में औपनिवेशिक काल में शिक्षा की किस रिपोर्ट को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर 6ठा पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, यहां पर जो पॉइंट आपका आएगा वो पॉइंट होगा, इस क्रम में आपको ध्यान रखना है वुड डिस्पैच का। आपको पॉइंट याद रखना वुड डिस्पैच, और वुड डिस्पैच कब आता है 1854 के अंदर।
1854। और पॉइंट क्या रखना है आपको याद कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किस रिपोर्ट को कहा जाता है, तो यहां पर आपका उत्तर होगा भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच की रिपोर्ट को कहा जाता है। इसमें एक चीज और ध्यान रखना दोस्तों, जैसे वुड डिस्पैच आया तो आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से बिंदु वुड डिस्पैच में शामिल थे। तो आप लोग ध्यान रखना, सर चार्ल्स वुड के नेतृत्व में जब लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल था, उस समय भारत में सर चार्ल्स वुड के नेतृत्व में एक एजुकेशन कमीशन, एक शिक्षा आयोग ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट को इतिहास में वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। और भारतीय शिक्षा के संदर्भ में अब तक ये सबसे बड़ी रिपोर्ट थी जिसको लागू किया गया। इस रिपोर्ट का पहला पॉइंट था कि भारत में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य पाश्चात्य शिक्षा का विस्तार करना है, पहला पॉइंट। दूसरा, यही वो रिपोर्ट थी जिसमें पहली बार यह कहा गया कि पहली से लेकर 5वीं तक जो है वो वर्नाकुलर स्कूल की स्थापना की जाए, अर्थात स्थानीय भाषा में शिक्षा प्रदान की जाए। और 6ठी से लेकर 8वीं तक एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल की स्थापना की जाए। साथ ही साथ इसी कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया था, वुड डिस्पैच में कहा गया था कि भारत में महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, भारत में टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाए, भारत में प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा दिया जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, आपसे पूछे कि भारत में 3 विश्वविद्यालय जो अंग्रेजों के समय बने वो किस रिपोर्ट के आधार पर सबसे पहले बनते हैं, तो उत्तर होगा वुड डिस्पैच। और आप लोग ध्यान रखना, 1854 की इसी रिपोर्ट के आधार पर पहली बार भारत में लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में 3 विश्वविद्यालय बने जो पाश्चात्य शिक्षा पर आधारित भारत के 3 सबसे पुराने विश्वविद्यालय माने जाते हैं। इसकी नींव रखी जाती है 1857 के अंदर, लेकिन इसका उल्लेख किस रिपोर्ट में था, तो आपका उत्तर होगा 1854 की वुड रिपोर्ट के अंदर। तो ये पॉइंट आपको यहाँ स्पेशली ध्यान में रखना है। इसी प्रकार 2-3 क्वेश्चन और ध्यान रखना दोस्तों, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। उसी में एक 7वां पॉइंट और ध्यान रखना, हंटर कमीशन। हंटर कमीशन, आप कहोगे सर W हंटर की अध्यक्षता में यह कमीशन कब आया था, 1882 में। और इसका मेन उद्देश्य था भारत में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार से सुधार किया जाए। तो ये हंटर कमीशन की रिपोर्ट को भी आप ध्यान रखना, आपसे सीधा सीधा पूछ सकता है। और एक चीज और ध्यान रखना, हंटर कमीशन अलग है और हंटर कमिटी अलग है। हंटर कमिटी बनेगी आगे चल के 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसकी जांच करने के लिए, वो थी हंटर कमिटी। और हंटर कमीशन जो बना है, कमिटी और कमीशन में अंतर होता है। कमीशन जो बना है ये बेसिकली प्राथमिक शिक्षा में रिफॉर्म्स के लिए था। इसी प्रकार एक पॉइंट और आप लोग ध्यान रखना, आपसे पूछे कि पहली बार भारत में विश्वविद्यालयों को नियंत्रित करने के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया था। दोस्तों इसको आप जरूर याद रखना, इसके लिए आएगा आपका भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 जो है वो इंपॉर्टेंट माना जाएगा। यहां 1904 के इस अधिनियम के द्वारा पहली बार विश्वविद्यालयों पर सरकार ने नियंत्रण करने का प्रयास किया था। और यहीं से एक क्वेश्चन और बनेगा कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 जो बना ये किसके कार्यकाल में बना था, तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कर्जन, भारत का वायसरॉय था लॉर्ड कर्जन। साथ ही साथ ये 1902 में बेसिकली एक कमीशन बनता है, जिसको हम कहते हैं रेले कमीशन। उस रेले कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पास होता है। मतलब यहां पर आपका होगा टॉमस रेले था। उस टॉमस रेले की अध्यक्षता में 1902 में पहले एक
कमीशन बनाया गया था और उसी कमीशन को कहते हैं विश्वविद्यालय आयोग। तो ये 3 पॉइंट और ध्यान रखने हैं और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि इसके माध्यम से एक प्रकार का नियंत्रण करने का प्रयास यहाँ पर किया गया था। फिर इसी प्रकार एक क्वेश्चन और बन सकता है दोस्तों, और वो 9वां क्वेश्चन है, जस्ट आपसे पूछ सकता है सैंडल नहीं, हालांकि सैंडल जो है उससे हमेशा खतरा रहता है। सैंडल जो महिलाएं पहनती हैं, सैंडल से खतरा, तो इससे याद रख सकते हो सैडलर आयोग, और खतरा हमेशा रहता है 17 में, तो 1917 याद रखने का तरीका है। सैडलर कमीशन कब आया था? 1917 में एक कमीशन आया था सर माइकल सैडलर की अध्यक्षता में, 1917 में आया था। और इसका मेन ऑब्जेक्ट, इसका भी क्या था दोस्तों, इसका भी मेन ऑब्जेक्ट था विश्वविद्यालयों का अध्ययन करना कि वहां पर क्या क्या कमियां और रह गई है और उसको दूर करना। इस क्रम में आपका एक क्वेश्चन और बन सकता है, और वो प्रश्न बन सकता है कि 1917 के सैडलर कमीशन के अंदर सर माइकल सैडलर की अध्यक्षता में 2 भारतीयों को भी नियुक्त किया गया था। वो 2 भारतीय कौन थे? तो यहां पर आप लोग ध्यान रखना, इसी कमीशन में थे आशुतोष मुखर्जी एवं जियाउद्दीन अहमद जो है, ये बेसिकली यहां पर इसी सैडलर कमीशन के 2 अन्य मेंबर थे। दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, हम ये एनालिसिस इसलिए कर रहे हैं कि आरएस के जितने भी पेपर्स हैं उसका एनालिसिस मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मैंने एक प्रश्न अभी आपके सामने लिया है कि अधोमुखी निस्संदन का सिद्धांत का संबंध किससे है। आरएस 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था और उससे हमने 10 क्वेश्चन और निकालने का प्रयास किया है, और उसका मेन ऑब्जेक्ट यही है कि चूंकि शिक्षा को पहली बार आरएस के सिलेबस में बहुत स्पष्ट तौर पर दिया गया है, इसलिए आपका इस बार शिक्षा से प्रश्न बन सकता है। मेरा अपना मानना है कि 3 पॉइंट जिसको मैं सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूं, जहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है, नंबर 1 शिक्षा, नंबर 2 राज्य पुनर्गठन, और नंबर 3 सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के साथ नेहरू काल में स्थापित प्रमुख जो संस्थाएं हैं वहां से इस बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। और क्यों पूछा जाएगा इसको भी बताऊंगा आपको एक एक पॉइंट के साथ साथ। अब यहां पर आप देखिए सैडलर कमीशन, और सैडलर कमीशन के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट कमीशन आता है उसको हम कहते हैं हार्टोग कमेटी। उसी को हम कहते हैं हार्टोग कमेटी। ये बेसिकली 1929 में आई थी, और सिंपल क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए आरएस में ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। और कैसे आएगा, और प्रश्न बन सकता है कि हार्टोग कमेटी जो 1929 में बनी उसका संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था। तो आप लोग ध्यान रखना, उसका संबंध जो है वो बेसिकली शिक्षा से था। शिक्षा का राष्ट्रीय महत्व क्या है, इसके ऊपर ये रिपोर्ट पूरी आई थी। और उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट मूल शिक्षा की वर्धा योजना, मूल शिक्षा की वर्धा योजना, यहां से भी आपका एक क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। और मैं मान सकता हूं कि जितने मैंने बताए हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है, मूल शिक्षा की वर्धा योजना क्या थी। जैसा कि आपको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में चला, और राष्ट्रीय आंदोलन के अंतिम चरण में कांग्रेस का नेतृत्व जो है गांधी जी ने किया। इसलिए 1937 के चुनाव में जब कांग्रेस के 8 प्रांतों में सरकार बनी तो गांधी ने कहा कि हमें शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए शिक्षा को इस प्रकार से बनाया जाना चाहिए कि हम सबसे पहले 7 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दे दें। आज आपको पता है हमारे यहाँ पर अधिनियम बन गया है, 21(1) के तहत शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है। और 2009 में जो अधिनियम व्यापक रूप में बन के आया, आपसे पूछे कि आज निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो दी जा रही है उसका मूल आधार कौन सा है, तो उसका मूल आधार जो होगा मूल शिक्षा की वर्धा योजना। फिर आपसे पूछे कि मूल शिक्षा की वर्धा योजना किस पेपर में गांधी जी ने प्रकाशित की थी, तो उनकी
पत्रिका चलती थी जिसका नाम था हरिजन, जिसका नाम था हरिजन। उस हरिजन नामक पत्रिका में पूरी एक श्रृंखला आई थी। फिर आपसे क्वेश्चन और बनेगा क्या कि मूल शिक्षा की वर्धा योजना जो गांधी जी ने हरिजन नामक पत्रिका में श्रृंखलाबद्ध प्रकाशित की, उसके ऊपर कांग्रेस के द्वारा कौन सी कमेटी बनाई गई थी? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, इसी के ऊपर बनती है जाकिर हुसैन कमेटी। इसी बनती है जाकिर हुसैन कमेटी जो है वो बेसिकली इसी बनाई जाती है। और इसके अलावा 11 के बाद 12वां नंबर क्वेश्चन आपका होगा सार्जेंट योजना। सार्जेंट योजना, ये भी आप लोग ध्यान रखना। सार्जेंट योजना बेसिकली 1944 में है और इस योजना को मैंने एक पूरी क्लास में अलग से भी आपको दिया है, तो उसको आप वहाँ पर देखने का प्रयास करना। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मूल शिक्षा की जो वर्धा योजना है उसमें भारत सरकार के पॉलिटिकल सलाहकार थे सार्जेंट, उन्हीं के कहा गया था 1944 में उन्होंने योजना प्रस्तुत की थी, सार्जेंट योजना। यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा कि वह कौन सी योजना थी जिसके तहत 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाने की बात की जाती है। तो आप लोग ध्यान रखना, यहाँ पर सार्जेंट योजना ने ही 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की बात करते हैं। मतलब आप लोग ध्यान रखना, सबसे पहले आपसे पूछे कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की पहली बार बात कौन करता है? मूल शिक्षा की वर्धा योजना में गांधी जी बात करते हैं। लेकिन स्पष्ट रूप से 1944 की सार्जेंट योजना में बात आती है कि 6 से 11 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। इसी प्रकार दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, आपका 13वां क्वेश्चन आएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 13वां क्वेश्चन मैंने आपको शिक्षा संबंधित टोटल 13 क्वेश्चन दिए हैं और इन 13 में आपको 100% एक क्वेश्चन मिलेगा। 13वां वो आपका होगा राधा कृष्णन कमीशन। राधा कृष्णन कमीशन ये बेसिकली भारत सरकार के द्वारा बनाया गया एक कमीशन था जो बेसिकली 1948 में बनता है और 1949 में इसकी रिपोर्ट आती है। 1948 बना, 1949 में रिपोर्ट आती है और इसने ये कहा कि विश्वविद्यालय से संबंधित था और ये कहा कि विश्वविद्यालयों पर काम करने के लिए, ऑटोनोमस रूप से काम करने के लिए, स्वायत्तता देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की जाए। मतलब आपसे सीधा क्वेश्चन बनेगा कि यूजीसी की स्थापना किस कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पर की गई थी? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, राधाकृष्ण कमीशन 1948 में जो बना था, जिसकी रिपोर्ट 1949 में आई, उसके आधार पर किया गया था। ये मैंने 13 प्रश्न आपको बताए हैं और यही से एक बहुत एजुकेशन आपका ऐसे बन सकता है कि कोई भी 4 कमीशन आपको दे दिए जाएंगे। जैसे आपको दे दिया गया वुड डिस्पैच, हंटर कमीशन, सैडलर कमीशन और हार्टोग, इसका सही क्रम क्या होगा, ऐसा आपसे पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। फिर आप देखिए RS 2016 के अंदर, लेकिन RS 2016 में जिस समय क्वेश्चन पूछा गया वो टॉपिक पिछली बार स्पष्ट रूप से आपके सिलेबस में नहीं था और चूंकि वो टॉपिक इस बार स्पष्ट रूप से आपके आधुनिक भारत के इतिहास में दिया गया है, इसलिए दोस्तों मेरा अपना मानना है कि मैंने जो एनालिसिस किया और जो प्रश्न आपके सामने रखा उसमें दूसरा आए हुए प्रश्नों में एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और यहाँ से इस बार फिर प्रश्न बन सकता है। आप कहोगे सर क्या है ये क्वेश्चन? आप देखिए, निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है, बताइए। ये बेसिकली आपका RS 2016 में पूछा गया था और इसमें 4 कथन आपको दिए गए हैं और उससे कौन सा एक असत्य है हम पढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर 1, बंबई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया। ये घटना है 1960 की, बिल्कुल सही है ये। हिमाचल प्रदेश पहले एक संघ शासित प्रदेश की सूची में था, बिल्कुल सही है। 1956 के अंदर और उससे पहले 1950 के अंदर भी जो राज्यों का वर्गीकरण किया गया था उसमें 1956 के आधार पर हिमाचल प्रदेश पहले एक यूनियन टेरिटरी था, ये बिल्कुल सही है। और गोवा को दमन दीव से अलग किया गया, ये भी सही है। तो गलत क्या है? मैसूर राज्य का नया नाम
तमिलनाडु रखा गया। ये कथन गलत है दोस्तों। यहां पर आप लोग ध्यान रखना, मैसूर स्टेट जो है, इस मैसूर स्टेट का 1973 में नाम बदलकर बेसिकली कर्नाटक किया गया। तो आप लोग ध्यान रखना, आपसे ये क्वेश्चन आपका ऐसे पूछ सकता है कि कर्नाटक का पहले नाम क्या था। तो कर्नाटक का पहले नाम मैसूर था। तो यहां पर जो ऑप्शन दिया गया है उसमें आप लोग ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर 2 गलत है। तमिलनाडु का नाम क्या था दोस्तों? तो आप लोग ध्यान रखना, तमिलनाडु का पहले नाम मद्रास था, मद्रास से फिर तमिलनाडु किया गया है। मैसूर नाम किसका था पहले? कर्नाटक का। तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से यहां पर याद रखना है। दो मिनट पानी पी लेता हूं मैं। अब फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा सर कि सर आपने कहा कि यहां से भी आपका प्रश्न बन सकता है। क्यों बनेगा? वो इसलिए कि आरएस 2021 के संशोधित पाठ्यक्रम के अंदर एक टॉपिक नया जोड़ा गया है और वो जोड़ा गया है राज्यों का पुनर्गठन। तो मेरा अपना मानना है कि यहां से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक आपको ध्यान रखना है, किसको? राज्यों का पुनर्गठन। यहां से किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, हम पहले एक हेडिंग डाल के और मैं बताना चाहूंगा और आप उसको देख कर जाना। यहां से एग्जाम में प्रश्न बनेगा और इसको मैं लिख देता हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है राज्य पुनर्गठन के ऊपर, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। पहले मैं थोड़ी सी आपको कहानी सुनाना चाहूंगा कि भारत की आजादी से पहले भारत के मुख्यतः 2 भाग थे। एक तो वो भारत जो अंग्रेजों के सीधा नियंत्रण में था, उसको हम कहते हैं ब्रिटिश भारत, और दूसरा वो भारत जहां पर देसी रियासतें जो राजा रजवाड़ों के अधीन थी। तो यहां पर सेकंड पॉइंट, भारत 2 प्रकार का था, एक था ब्रिटिश भारत और दूसरा देसी रियासतों वाला भारत। अर्थात भारत बहुसांस्कृतिक प्रदेश तो था ही था, लेकिन राजनीतिक रूप से ये 2 प्रकार की इकाइयों में बटा हुआ था। नंबर 1 वह क्षेत्र जो डायरेक्ट अंग्रेजों के नियंत्रण में था, उसको हम कहते हैं ब्रिटिश भारत, और उस ब्रिटिश भारत में 11 प्रांत थे और साथ ही साथ देसी रियासतें जिनकी संख्या लगभग 562 के आसपास थी। अब 1947 में 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हो गया और भारत का विभाजन होने के बाद उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब का आधा हिस्सा और सिंध प्रांत, और इधर से बंगाल का आधा हिस्सा और असम का सिलट पार्ट जो है वो पाकिस्तान में चला गया। फिर भी भारत में अभी 9 ब्रिटिश भारतीय प्रांत बचे हुए थे और लगभग 550 से अधिक रियासतें भारत में थी। ये तो भला हो सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जिन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। उन्होंने अपनी अदम्य साहस के माध्यम से किस प्रकार से इन रियासतों का एकीकरण करके और एक भारतीय संघ का निर्माण किया। और जिस समय 1947 में भारत आज़ाद हुआ है, उस समय हमारा संविधान बनकर तैयार नहीं हुआ था, संविधान प्रोसीडिंग में था। लेकिन चूंकि भारत एक बहुसांस्कृतिक प्रदेश है जिसमें कई जातियां, कई भाषाएं और कई धर्म के लोग निवास करते हैं, और चूंकि कई बार ये पॉलिटिकल पार्टीज ही इस प्रकार की चीज़ों को छोड़ देती है कि आगे चलकर वही चीज़ें उनके लिए महंगी पड़ जाती हैं। यहां पर बताना चाहूंगा कि कांग्रेस ने 1920 के अंदर, कांग्रेस ने जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तब कांग्रेस ने पहली बार 1920 में ये बात कह दी थी कि भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। ये बेसिकली कांग्रेस ने ये बात 1920 के अपने अधिवेशन में कह दी थी। आप लोग ध्यान रखना ये भी पॉइंट कि उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। पहला पॉइंट। अब 1947 में जैसे ही भारत आज़ाद होता है और भारत के सामने बहुत सारी समस्याएं थी, बहुत सारे चैलेंजेस थे, लेकिन उसमें सबसे बड़ा चैलेंज था दोस्तों कि जो दक्षिण भारत था, साउथ इंडिया था, उस साउथ इंडिया में सबसे बड़ा प्रोविंस था मद्रास प्रेसिडेंसी। और उस मद्रास प्रेसिडेंसी में तमिल लोग भी थे और तेलुगु लोग भी थे, तमिल एंड तेलुगु। तो मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी लोगों ने सबसे पहले मांग की
कि हमें मद्रास से अलग करके अलग प्रांत का निर्माण किया जाए। जब ये डिमांड अधिक बढ़ने लगी, और आपको पता है कि साउथ इंडिया काफ़ी सेंसिटिव माना जाता है, इसलिए भारत सरकार ने क्या किया कि उस मांग को टालने के लिए या मांग का एनालिसिस करने के लिए, आप कुछ भी कह दीजिए, भारत सरकार ने एक कमीशन गठित कर दिया। उस कमीशन से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, जो आपका 2016 में भी क्वेश्चन उसी से आया है। लेकिन आप लोग ध्यान रखना, आपसे पूछे कि राज्यों के पुनर्गठन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सबसे पहले किस कमीशन का गठन किया था, तो यहां पर आपका उत्तर जो होगा वो दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, पहला पॉइंट तो ये, और दूसरा जो आपका होगा वो बेसिकली होगा धर कमीशन। कौन सा कमीशन होगा? धर कमीशन। और चूंकि ये टॉपिक पहली बार आपके सिलेबस में जुड़ा है, इससे पहले पॉलिटी के सिलेबस में था, लेकिन आधुनिक भारत के इतिहास में पहली बार इसको ये आया है। आपको कि सर धर कौन थे, तो ध्यान रखना, इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज थे एस के धर। उन एस के धर की अध्यक्षता में एक कमीशन जून 1948 में बनाया जाता है। जून 1948 में एक कमीशन बना, और इस सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है कि भारत में राज्यों के पुनर्गठन के लिए पहला भाषाई आयोग कौन सा था। तो आप लोग ध्यान रखना, जो धर कमीशन है, इसी धर कमीशन को भारत का पहला भाषाई आयोग भी कहा जाता है। और इसका गठन किस लिए किया गया था? इसका गठन का उद्देश्य था, ऑब्जेक्ट क्या था, मैं यहां पर लिख देता हूं। उद्देश्य क्या था, आप देखना, आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑब्जेक्ट था कि भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए या नहीं, ये इसका ऑब्जेक्ट था। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए या नहीं। दोस्तों ध्यान रखना, इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों की मांग को इस कमीशन ने स्वीकार कर दिया और कहा कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन जो है वो भाषाई आधार पर न करके प्रशासनिक आधार पर करना चाहिए, प्रशासनिक आधार पर करना चाहिए। और चूंकि मैंने कहा कि आरएस 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है और 2021 का संशोधित पाठ्यक्रम में राज्य पुनर्गठन स्पेशली आधुनिक भारत के इतिहास में जोड़ा गया है, इसलिए कलाम संस्थान की टीम अपने रिसर्च के माध्यम से पूरे विश्वास के साथ, पूरी प्रामाणिकता के साथ आपके साथ ये बात प्रस्तुत करती है कि फिर एक बार आपका राज्य पुनर्गठन से प्रश्न बन सकता है। और वो बनेगा तो सबसे पहले बनेगा कि वो कौन सी पार्टी थी जिसने आजादी से पहले ये कहा कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर होना चाहिए। तब तो कांग्रेस विपक्ष में थी, राष्ट्रीय आंदोलन चला रही थी, अंग्रेजों के खिलाफ थे हम। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार बन गई, अंतरिम सरकार में कांग्रेस थी, और उसी कांग्रेस के सामने सबसे पहले समस्या आ गई। लोगों ने कहा कि अब आप सत्ता में आ गए हो, अब आप प्लीज भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कीजिए। तो उसके लिए कौन सा कमीशन बना था? धर कमीशन बना था। और इस कमीशन ने कहा कि भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। फिर तीसरा पॉइंट जो आपको याद रखना दोस्तों, यहां पर थर्ड पॉइंट, राज्यों के पुनर्गठन में पहला धर कमीशन याद रखोगे। दूसरा पॉइंट, कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस पार्टी सत्ता में, भारत के अधिकांश राज्यों में कांग्रेस। जब ये बात ज्यादा बढ़ी दोस्तों, और मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी लोगों ने अपने आंदोलन को तेज कर दिया, तब उसको मांग को कमजोर करने के लिए फिर एक कमेटी बनाई जाती है जिसको इतिहास में जेवीपी कमेटी के नाम से जाना जाता है। आप इसको भी याद रखोगे। आप कहोगे सर जेवीपी कमेटी कब बनी थी? जेवीपी कमेटी दिसंबर 1948 में बनती है। दिसंबर 1948 में जवाहरलाल नेहरू, जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, वी फॉर वल्लभ भाई पटेल और पी फॉर पट्टाभी सीतारामैया, इन तीनों की अध्यक्षता में। दोस्तों पानी पी लेता हूं पहले। यहां पर आप लोग ध्यान रखना, जवाहरलाल नेहरू,
जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, ये 3 इसके मेंबर थे। आप कहोगे सर J फॉर जवाहरलाल नेहरू, V फॉर वल्लभ भाई पटेल और P फॉर पट्टाभी सीतारामैया। तीनों कांग्रेस के कद्दावर नेता थे। उसमें नेहरू और पटेल तो उस समय की अंतरिम सरकार में भी थे। नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे, पटेल उस समय अंतरिम सरकार में गृह मंत्री थे। और आपको पता है हमेशा राज्यों का पुनर्गठन किस मंत्रालय के जिम्मे आता है, तो हमेशा आएगा वो गृह मंत्रालय के जिम्मे। जैसे अभी जम्मू कश्मीर राज्य का जो पुनर्गठन किया गया, उसके लिए संसद में बिल किसने पेश किया? माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के द्वारा। तो ये भी आपका एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। आप कहोगे सर इस कमेटी की रिपोर्ट कब आती है? तो इसने अपनी रिपोर्ट दी मई 1949 के अंदर। मई 1949 में इस कमीशन की रिपोर्ट आती है और इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर नहीं होना चाहिए। मतलब इसने भी अपनी रिपोर्ट को वापस यही कहा कि भाषाई आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि मेन आधार जो इन्होंने कहा वो बेसिकली प्रशासनिक आधार की बात यहाँ पर कही। प्रशासनिक आधार की बात इन्होंने कही। आप कहोगे सर भाषाई आधार पे बना देना चाहिए था ना सर। तो दोस्तों दिक्कत ये थी कि अगर एक राज्य में या किसी एक क्षेत्र के भाषाई लोगों के आधार पर हम राज्य बना देते, तो चूंकि भारत में कई भाषाएं हैं, कई बोलियां हैं, हर क्षेत्र में अपनी अपनी मांग बढ़ जाती। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो इंपॉर्टेंट कमेटी बनाई गई थी, जेवीपी कमेटी, इस कमेटी ने भी यहाँ पर इनकार कर दिया। एकता और अखंडता का हवाला दिया गया, प्रशासनिक आधार का हवाला दिया गया, लेकिन बवाल मच जाता है। कहाँ पर? तो चौथा पॉइंट, और आपको याद रखना है, मतलब मद्रास प्रांत में हिंसा बढ़ जाती है। मद्रास प्रांत में इस रिपोर्ट के बाद भयंकर हिंसा बढ़ जाती है और ऐसे करते 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 2 साल निकल जाते हैं। इन 2 सालों के अंदर आप लोग ध्यान रखना, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को भारत में 4 प्रकार के राज्य बनाए गए। भारत में 4 प्रकार के राज्य बनाए गए, वो आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जस्ट ध्यान रखना 26 जनवरी 1950 में भारत के राज्यों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया था? तो आप लोग ध्यान रखना, भारत के राज्यों का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया था, A, B, C और D, जिसमें आप लोग ध्यान रखना कि भाग ए में, मतलब ए पार्ट के अंदर 216 रियासतों को उस समय के आसपास के ब्रिटिश भारतीय प्रांतों में लाया गया था। और भाग ए जो था उसमें जो राज्य थे असम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ये 9 जो थे ये बेसिकली पार्ट ए में थे। मतलब पार्ट ए में कितने राज्य थे? तो पार्ट ए में 9 राज्य थे। आप कहोगे सर जो पार्ट बी था, उस पार्ट बी में कितने स्टेट थे? तो पार्ट बी में भी 9 स्टेट थे, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, ध्यान रखना ए में एक है मध्य प्रांत और बी में है मध्य भारत, पेप्सू, राजस्थान, सौराष्ट्र, मैसूर, त्रावणकोर एंड कोच्चि और विंध्य प्रदेश, ये बेसिकली आपके 9 प्रांत थे भाग बी के अंदर। और भाग सी जो था उसमें था अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, कोडेगू, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा, ये 9 थे आपके। ये 10 यहाँ पर थे और डी जो था उसमें केवल एक था जिसका नाम था अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कुल मिला के मैं कहना चाहूँगा कि हालांकि इस वर्गीकरण को पूछा जा सकता है, नाम नहीं पूछे जाएंगे, फिर भी इतना आ सकता है आपका कि 26 जनवरी 1950 में जो भारत के 4 प्रकार के राज्यों का वर्गीकरण किया गया उसमें राजस्थान किस पार्ट में था? तो राजस्थान जो था वो बेसिकली बी पार्ट में यहां पर था। राजस्थान इस बी पार्ट पे था
और इसी से लगता हुआ एक प्रश्न और बन सकता है, और वो बन सकता है कि उस समय का जो 1950 में राजस्थान बना था उसमें कौन सा इंपॉर्टेंट क्षेत्र नहीं था। तो आपका उत्तर होगा एक पार्ट राजस्थान का, जो आज का राजस्थान है, वो बेसिकली अजमेर का क्षेत्र उसमें शामिल नहीं था। अजमेर पार्ट सी के अंतर्गत अलग से एक इंडिपेंडेंट पार्ट उसको रखा गया था। तो यहां पर ये पॉइंट ध्यान रखना, मतलब राजस्थान 26 जनवरी 1950 को जो 4 प्रकार के राज्य बनाए गए, उन 4 प्रकार के स्टेट में राजस्थान किस पार्ट में था? तो उत्तर होगा राजस्थान बी पार्ट में था। और तीसरा क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा पार्ट शामिल नहीं था, और जो शामिल नहीं था वो किस पार्ट में था? तो था अजमेर, और वो किस में था? पार्ट सी में। ये अजमेर बेसिकली एक चीफ कमिश्नरी एरिया हुआ करता था। तो ये पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखना है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था जो मैंने आपको ऊपर दिखाया, क्या कि भारत में अलग प्रांत की मांग सबसे पहले किस प्रांत में उठी थी? तो उत्तर होगा मद्रास प्रांत में अलग राज्य की मांग उठती है। आप कहीं आंध्र प्रदेश मत कर देना, अभी आंध्र प्रदेश नहीं है, अभी तो उस प्रोविंस का नाम मद्रास ही है। और मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी लोगों ने अलग प्रोविंस की मांग की थी। और फिर आप लोग देखना 26 जनवरी 1950 को जो भारत में राज्यों का पुनर्गठन करके राज्यों का जो वर्गीकरण किया गया, उस वर्गीकरण के 4 पार्ट थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। उस पार्ट बी में राजस्थान था, लेकिन पार्ट सी में अजमेर था। फिर आपका क्वेश्चन बनेगा कि जो राज्यों का वर्गीकरण हुआ उसके बाद किस प्रांत में भयंकर हिंसा और अधिक बढ़ जाती है? तो वापस अगेन उत्तर होगा मद्रास प्रांत में हिंसा बढ़ जाती है। मतलब 1950 में मद्रास में हिंसा और अधिक बढ़ गई। एक नाम आपको याद रखना है जिस व्यक्ति ने पूरे भारत को हिला के रख दिया था, उस व्यक्तित्व का नाम दोस्तों आप लोग याद ध्यान, उसका नाम था पोट्टी श्री रामल्लू। पोट्टी श्री रामल्लू ये बेसिकली थे तो कांग्रेसी, लेकिन हम कहेंगे तेलुगु आंदोलन का जो सबसे बड़ा रचयिता था, जिस व्यक्ति ने पूरे भारत को हिला के रख दिया, उसमें 100% नाम जो आएगा वो बेसिकली आएगा पोट्टी श्री रामल्लू का। और रामल्लू ने क्या किया दोस्तों, ध्यान रखना, इन्होंने अक्टूबर 1952 में इन्होंने अलग राज्य की मांग शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि हमें पृथक तेलुगु प्रांत चाहिए, पृथक तेलुगु प्रांत चाहिए की मांग इनकी थी। और अक्टूबर 1952 में इन्होंने शुरू किया, और इनका जो अनशन था वो अक्टूबर 1952 से लेकर के और दिसंबर 1952 तक चलता है। मतलब लगभग आप देखिए इनका अनशन चला 56 दिन तक, 56 डेज तक ये अनशन चलता है, 56 दिन तक। और 56 दिन तक जो अनशन चला, इसके बाद पोट्टी श्री रामल्लू की डेथ हो जाती है। जैसे रामल्लू का निधन हुआ, पृथक राज्य की मांग स्वीकार नहीं की गई उनके मरने तक। लेकिन जैसे ही पोट्टी श्री रामल्लू की डेथ होती है, दक्षिण भारत में भयंकर हिंसा हो जाती है। आपको पता है कि साउथ इंडिया बहुत संवेदनशील माना जाता है इस आधार के ऊपर। रेलों की पटरियों को उखाड़ दिया गया, ट्रेनों को जला दिया गया, बसों को आग के हवाले कर दिया गया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो उस समय कांग्रेस मेन पार्टी थी, नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे, उन पर व्यापक दबाव आ गया। और अभी तक आपको पता है धर कमीशन ने, जेबीपी कमेटी ने, और राज्यों के वर्गीकरण जो संविधान लागू होने के बाद होता है, उसमें कहीं पर भी आंध्र प्रदेश नहीं बनाया गया था। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, पोट्टी श्री रामल्लू की जो डेथ हुई, उनके अनशन के बाद जो निधन हुआ, उस निधन ने एक प्रकार का प्रेशर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे बढ़ा दिया। और यहां पर आप लोग ध्यान रखना, दिसंबर 1952 को ही नेहरू ने घोषणा कर दी कि हम एक पृथक राज्य बना देंगे, कि हम तेलुगु भाषा के आधार पे अलग राज्य बना देंगे। और दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, 1 अक्टूबर 1953 को, 1 अक्टूबर 1953 को भारत में भाषाई आधार पर अस्तित्व में आने वाला पहला प्रांत जो था वो बेसिकली आंध्र प्रदेश बन जाता है।
यहाँ पर आंध्र प्रदेश जो है ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाता है। मतलब इसको मद्रास प्रांत से अलग करके और भारत के अलग राज्य के रूप में बनाया गया। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश आया। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, जो कमी मैं महसूस कर रहा हूँ, जो मेरे विश्लेषण में भी हो सकती है, मेरी बातों में भी हो सकती है, लेकिन वो मेरी कमी नहीं है, वो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कमी है। उन्होंने क्या कहा, यहाँ पर ये लिखा जरूर भाषाई आधार पर, ये गलती है। आंध्र प्रदेश जो बना, हम कहते हैं कि भारत में भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश था। लेकिन हमें इस टेक्निकल लैंग्वेज को सुधारना चाहिए और होना क्या चाहिए, जैसे राजस्थानी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, हरियाणवी, उड़िया, बंगाली, ये बेसिकली लैंग्वेज नहीं है, ये अपने आप में कंप्लीट कल्चर है। राजस्थानी एक कंप्लीट कल्चर है, पंजाबी अपने आप में कल्चर है। अगर हम ऐसे कहते हैं कि पंजाबी भाषा के आधार पर पंजाब बना, मराठी भाषा के आधार पर महाराष्ट्र बना, तो गलत है। हम ऐसे कहें तो ज़्यादा बेस्ट होगा कि भारत में सांस्कृतिक एकरूपता, जिसको हम कहते हैं कल्चरल यूनिफॉर्मिटी, के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो आंध्र प्रदेश था। लेकिन आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि टेक्निकली मिस्टेक चलती रहेगी। आपको क्वेश्चन क्या बनेगा, भारत में भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था, यही बनेगा क्वेश्चन। तो आपको उत्तर क्या देना है, 1 अक्टूबर 1953 को भारत में भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य जो था वो बेसिकली आंध्र प्रदेश था। फिर आप कहोगे सर, हमने तो राज्यों के पुनर्गठन की बात फजल अली कमीशन से सुनी थी। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, जैसे ही 1 अक्टूबर 1953 को यह नया राज्य बनता है मद्रास से अलग होके, और इस आंध्र प्रदेश में उस समय हैदराबाद नहीं था, ध्यान रखना। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि जब आंध्र प्रदेश राज्य बना 1 अक्टूबर 1953 को, उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या थी। आप लोग बताना, मैं अपनी अगली वाली क्लास में आपको जरूर बताऊंगा। गुंटूर थी या कन्नूर थी, क्या थी, आप बताना, क्योंकि हैदराबाद तो नहीं था। अब जैसे 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश एक नया राज्य बनता है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में राज्यों की मांग बढ़ गई। और इस क्रम में आपको पता है 1 अक्टूबर के जस्ट 2 महीने बाद ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भारत के सभी राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए और ये वर्गीकरण समाप्त करने के लिए, जो 4 प्रकार का वर्गीकरण था उसको समाप्त करने के लिए एक कमीशन बनाना पड़ा, जो सबसे अधिक बार एग्जाम में पूछा गया है। वो कमीशन कौन सा था, तो यहां पर फिर आपका होगा फजल अली आयोग। फजल अली आयोग, फजल अली कमीशन, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश नया राज्य बनता है। उसके बाद भारत के अन्य राज्यों में मांग बढ़ गई। जब अन्य राज्यों में मांग बढ़ गई तो आप लोग ध्यान रखना, दिसंबर 1953 के अंदर ही 22 दिसंबर 1953 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमीशन की नियुक्ति की, जिसे राज्य पुनर्गठन आयोग कहा जाता है। इसी को किस नाम से जानते हैं, इसी को हम जानते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग। और ध्यान रखना, फजल अली कमीशन का दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम होगा राज्य पुनर्गठन आयोग। कब बना, दिसंबर 1953 के अंदर। किसके बाद, 1 अक्टूबर 1953 को जब आंध्र प्रदेश बन गया, तो आंध्र प्रदेश के बाद भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भाषाई आधार पर राज्यों की मांग होने लगी, तब ये बनाना पड़ा था। आप कहोगे सर, जो फजल अली कमीशन था, इस फजल अली कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, तो ध्यान रखना, बेसिकली अध्यक्ष रिटायर्ड जज फजल अली थे। और इसमें फजल अली कमीशन के अंदर ये जो कमीशन बना, राज्य पुनर्गठन आयोग, जो फजल अली की अध्यक्षता में बनाया गया था, उसमें दोस्तों एक पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, एक पॉइंट ध्यान रखना कि इस कमीशन में 2 सदस्य भी थे। इस कमीशन में 2 अन्य सदस्य भी थे। और वो 2 अन्य सदस्य कौन से थे, तो यहां पर के.एम. पन्नीकर और
हृदयनाथ HN कुंजरू, ये नाम आपको यहाँ पर याद रखना है, ध्यान रखना है। ये दो इसके अलग से मेंबर यहाँ पर थे जिनको यहाँ पर इस कमीशन में बनाया गया था। 30 दिसंबर 1955 को, आप लोग ध्यान रखना, 30 दिसंबर 1955 को इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी। इस कमीशन ने 30 दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट दी और ये जो रिपोर्ट आई उसी रिपोर्ट के आधार पर आप लोग ध्यान रखना, वो जो रिपोर्ट आती है उसी रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार एक बिल बनाती है और उस बिल के आधार पर आप लोग ध्यान रखना संसद पास करती है। उसी को हम कहते हैं राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, 1956। और इसके आधार पे भारत में 14 राज्य बने और 6 केंद्र शासित प्रदेश यहां पर बनते हैं। और कब बने दोस्तों? केंद्र शासित प्रदेश, यहां पर आप लोग ध्यान रखना, इसी के आधार पे भारत में 14 स्टेट, और मैं इसको यहां पे ले लेता हूं, भारत में 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं। और ये 14 कौन से थे आप लोग ध्यान रखना, मैं इनका नाम आपके सामने रखता हूं, आप लोग ध्यान रखना। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के आधार पे जो 14 राज्य बने, आंध्र प्रदेश, या आप सबसे पहले ऊपर से ले लीजिए, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बॉम्बे, केरल, मद्रास, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, और उसके साथ साथ आप लोग ध्यान रखना पश्चिम बंगाल मतलब वापस जम्मू कश्मीर, हाँ यस, जम्मू कश्मीर, असम, बिहार, एक आपका कर्नाटक का उस समय नाम मैसूर था। तो ये 14 तो ये हो गए। और केंद्र शासित प्रदेश आपके 6 थे, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। मतलब 1956 में आज का राजस्थान आता है और साथ साथ 1956 में हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा केंद्र शासित प्रदेश थे। फिर 1960 के अंदर आपको पता होगा 1960 में बॉम्बे के 2 भाग किए गए और बॉम्बे से महाराष्ट्र और गुजरात बनते हैं। तो जो भारत का 15वां स्टेट बनेगा, 15वां जो राज्य बनेगा वो गुजरात बनेगा। और इसी प्रकार 1963 के अंदर नागालैंड एक स्टेट बनता है। तो ये मैंने 2 टॉपिक आपके सामने रिप्रेजेंट किए, वो दोनों टॉपिक आपको बहुत अच्छे से दोस्तों याद करने हैं। और यहाँ पर स्पेशली आप लोग ध्यान रखना, पाश्चात्य शिक्षा और राज्यों का पुनर्गठन स्पेशली जोड़ा गया है, इसलिए विशेष ध्यान यहाँ पे देना होगा। आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ जो पीछे पूछे गए हैं और उसका एनालिसिस में किस प्रकार से आगे हो सकता है। कलाम संस्थान इसका पूरा प्रयास करेगा कि प्रीवियस पेपर के एनालिसिस से किस प्रकार से RS 2021 में आपको फायदा हो सकता है, उसका पूरा प्रयास यहाँ पर किया जाएगा, पूरे विश्वास के साथ, पूरी प्रामाणिकता के साथ और पूरी ऊर्जा के साथ। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।